चलिए सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम सकल भास्कर जी, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अनुराग मजवार जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा से अमृतलाल भारती जी, महानगर उपाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार जी, महानगर उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जीतू जी, जिला रजत सुधार संघ दिवाकर चौधरी जी, कला जगत के श्री प्रेम पराया जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा श्री नरेंद्र मेहता जी, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और महानगर के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी के साथ साथ उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारत के संविधान के निर्माता बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हम सब बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले भारत माता के ऐसे महान सपूत को, जिन्होंने अभाव में, अपमान में अपना रास्ता बना करके सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए पूरे देश को सम्मान दिलाया है, ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, ये बाबा साहब के कारण ही भारत के अंदर बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को समान मताधिकार के उपयोग की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। दुनिया के अंदर अनेक देश हैं, विकसित देश हैं, आधुनिक लोकतंत्र के अग्रणी देश हैं, लेकिन उन देशों ने अपने यहां श्वेतों को, महिलाओं को मत देने का अधिकार बहुत बाद में दिया, लेकिन भारत ने संविधान निर्माण के साथ ही 1952 में पहले आम चुनाव में ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति और आधी आबादी महिलाओं को मत देने का अधिकार पहले दिन से ही दे दिया था। अगर यह किसी की कलम से संभव हो पाया तो वह नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का।
अनेकता में एकता का संदेश देने वाला भारत का संविधान 144 करोड़ भारतवासियों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आज अगर एकता के सूत्र में बांधने में सफल हुआ है तो इसकी वर्तमान भारत में इसका श्रेय जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मान देता है, एक साथ जोड़ता है, एक साथ आगे बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त करता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति उन्हीं कृतज्ञताओं को ज्ञापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ये आयोजन हर एक जनपद में पूरे देश के अंदर आयोजित कर रही है, जिससे बाबा साहब के योगदान को हम आम नागरिक तक पहुंचा सके और अनुसूचित जाति जनजाति के सम्मान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर सके। बहनों और भाइयों, आखिर वे कौन से कारण थे जिनके कारण बाबा साहब अत्यंत उद्वेलित थे, पीड़ित थे और सत्य को समाज के सामने क्यों नहीं आने दिया? वह सच समाज के सामने आना ही चाहिए, इसलिए आना चाहिए क्योंकि बाबा साहब ने मेहनत के साथ भारत का संविधान तैयार कराया और तैयार करने के बाद जब उसमें कांग्रेस ने संशोधन करने प्रारंभ कर दिए तो बाबा साहब उससे उद्वेलित हुए। कांग्रेस का तो प्रयास था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में ही ना जाने पाए, वो जाने ही नहीं देना चाहते थे, लेकिन अपनी लोकप्रियता, भारत माता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण वे भारत की संविधान सभा का हिस्सा बने। उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया और संविधान सभा का सदस्य बनने के बाद फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब को भारत के संविधान सभा का हिस्सा बनाया जाए या ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने काफी षड्यंत्र किए, काफी प्रयास किया, लेकिन सबके बावजूद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सफल हुए और उन्होंने अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो संविधान आज भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का गौरव दिलाता है। सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को यह गौरव प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को 100% स्कॉलरशिप मिले, ये बाबा साहब की देन है। अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों को नौकरियों में आरक्षण की सुविधा का लाभ मिले, ये बाबा साहब की देन है। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य वंचितों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके व्यवस्था के अंदर सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, ये बाबा साहब की देन है। कांग्रेस नहीं चाहती थी। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए। कांग्रेस ने तो 1952 के पहले आम चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया था
और हरवाया ही नहीं, हरवाने के साथ साथ उसने हारे कैसे? कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 78,000 वोट को काउंटिंग ही नहीं करने दी। परिणाम है चुनाव हार गए। और जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया उसको कांग्रेस ने बाद में पद्म पुरस्कार दिया। 1954 का उपचुनाव था, बाबा साहब फिर प्रत्याशी बने। कांग्रेस ने उनके निजी सहायक को ही तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया और वे फिर चुनाव हार गए। फिर बाबा साहब देश की संसद में जाएं, इसके लिए हिंदू महासभा के एक सदस्य ने अपनी सीट पुणे की छोड़ी थी, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की संसद में जा पाए थे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विद्वता से, उनकी कर्मठता से, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देख करके घबराई हुई थी और इसलिए वह पग पग पर उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी करती थी। लेकिन आज जब मैं कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व के रूप में जाने जाने वाले श्री राहुल गांधी जी को देखता हूं कि वह संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। याद करिए, कांग्रेस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन की, बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनाया, एक भी स्मारक नहीं बनाया। यहां तक कि जब देश के अंदर आवाज से आवाज आती थी कि दिल्ली में रह करके बाबा साहब ने जिस आवास में रह करके उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, वहां पे बाबा साहब का एक स्मारक बनना चाहिए, कांग्रेस ने नहीं होने दिया। जब स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वह भवन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए आवंटित किया, कांग्रेस ने उनसे ही समर्थन वापस ले लिया। और फिर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार बनने के बाद अटल जी ने उस कार्य को पूरा किया और मोदी जी ने उसमें स्मारक बनाने का काम किया। इंटरनेशनल अंबेडकर स्मारक केंद्र वह दिल्ली में वहां उसी स्थल पर बना हुआ है जहां बाबा साहब ने अपनी अंतिम श्वास ली थी। मित्रों, देश 1947 में आजाद हो गया। बाबा साहब 1946 में बनी संविधान सभा और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के नाते वे लगातार कार्य कर रहे थे। 1947 में कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार गठित हुई, पंडित नेहरू के नेतृत्व में उस सरकार ने जब कार्य प्रारंभ किया, 14 अप्रैल 1891 में मऊ मध्य प्रदेश में बाबा साहब का जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने उनका महाप्रयाण हुआ था। यानी बाबा साहब की जो यात्रा थी इस धराधाम पर, वह कुल 65 वर्षों की थी और इन 65 वर्षों में उन्होंने वह करके दिखाया जो लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक नहीं लोग कर पाए। आप याद करिए, 1947 में भी, 1956 में भी, 1962 में भी, 1967 में भी, 1980 में भी, 1985 में भी, 1991 में भी, 2004 में भी, 2009 में भी ये कांग्रेस की सरकारें इस देश में थी। लेकिन कांग्रेस ने ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी शासन किया, लेकिन बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनाया।
एक भी स्मारक नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी है, जब से सुंदरलाल पटवा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, श्रद्धेय अटल जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मध्य प्रदेश मऊ में जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, वहां पर बाबा साहब का एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इंग्लैंड के जिस भवन में रह करके बाबा साहब ने उच्च डिग्री ली थी, ब्रिटेन की सरकार उस भवन को बेच रही थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने महाराष्ट्र की सरकार से कहा और स्वयं भी अपना योगदान किया और उस भवन को भारत सरकार ने लिया। वहां पे बाबा साहब का एक भव्य स्मारक बनाया गया और भव्य स्मारक के साथ साथ भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। कोई विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो बाबा साहब का यह भवन उनके लिए उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में जहां दीक्षा ली थी, वहां पर बाबा साहब का कोई स्मारक नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां भव्य स्मारक बनवाया और चैत्य भूमि मुंबई की या प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण महाराष्ट्र में बन पाया। यानी ये पंच तीर्थ बाबा साहब के नाम पर अगर किसी ने बनाए हैं तो मोदी जी ने बनाए हैं या भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। इनमें न कांग्रेस का योगदान है, न समाजवादी पार्टी का योगदान है, न आरजेडी का योगदान है, न किसी अन्य दल का योगदान है। इनमें से किसी का योगदान नहीं। यह काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। और यही नहीं, 26 नवंबर 1949 को